आज हम इस क्लास में पूरे 20 नंबर पक्के करने वाले हैं। आज हम इस क्लास में उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर साल 5 नंबर में आते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 21 बार लगातार आ चुके हैं, वो भी 5 नंबर में। अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट A to Z देख लिया तो 20 नंबर आपके पक्के। इस क्लास को देखने के बाद आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इन प्रश्नों को मैं बहुत ही अच्छी तरह से अनसॉल्व्ड पेपर से एनालिसिस करके लाया हूं। अगर आपने इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से VIP तरह से तैयार कर लिया तो 20 नंबर आपके पक्के, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5 नंबर में आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में इन प्रश्नों का आना तय है 101%। तो प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। यदि सदिश परस्पर लंब हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। इसने कहा है ये दोनों सदिश परस्पर लंब हैं या हम कहें लंबवत हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सदिश दिए हुए हैं लेकिन सदिशों के नाम नहीं दिए हुए, तो इसे हम वेक्टर ए वेक्टर बी नाम दे देते हैं। ओके, इसे हम मानेंगे वेक्टर ए और उसे मानेंगे वेक्टर बी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सदिश दिए हुए हैं इस प्रश्न में लेकिन सदिशों के नाम नहीं दिए हुए, तो हम मान लेंगे अपनी तरफ से वेक्टर ए वेक्टर बी। क्लियर? माना वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ओके, तथा वेक्टर बी बराबर, इसे वेक्टर बी नाम दे देते हैं, i कैप माइनस 4 j कैप प्लस लैम्डा k कैप। ओके, अब इसने कहा है ये दोनों सदिश परस्पर लंब हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम लिखेंगे चूंकि दिया है दोनों सदिश, ओके लिखेंगे चूंकि दिया है दोनों सदिश वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परस्पर लंब हैं। ओके, इसने खुद कहा है कि दोनों सदिश परस्पर लंब हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिखा चूंकि दिया है दोनों सदिश, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परस्पर लंब हैं, ठीक है, इसलिए दो सदिश परस्पर लंब होते हैं या हम कहें लंबवत होते हैं तो उनके लिए रिलेशन क्या होता है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। क्लियर? अब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान रखेंगे। वेक्टर ए का मान डॉट प्रोडक्ट, इसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी लैम्डा के कैप बराबर 0। ओके, जब दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो ये रिलेशन होता है यानी प्रतिबंध। अब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। ओके, तो यहाँ पर प्लस 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 आई कैप है आई कैप है प्लस 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 आई कैप का गुणांक 2 है, इधर 1 है तो 2 एकम 2। ओके, अब जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इधर जे कैप का गुणांक 1 इधर जे कैप का गुणांक 4 तो 4 एकम 4। क्लियर? अब के कैप का के कैप के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस 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 के कैप का गुणांक 1, ठीक है, गुणा अब इधर के कैप का गुणांक लैम्डा तो लैम्डा आएगा। क्लियर? ओके, तो यहां पर माइनस का 2 बचेगा प्लस लैम्डा बराबर 0। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। ये प्रश्न हर साल 5 नंबर में आते हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो 20 नंबर आपके पक्के। ओके, तो इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए।
प्रश्न नंबर दूसरा। ओके, अब प्रश्न नंबर दूसरे को हल करेंगे। दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है भाई, हैं। इसने कहा है दो सदिश हैं, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण 60 डिग्री है। ओके, सबसे पहले इन दोनों वेक्टरों को हम नोट कर लेते हैं। दिया है वेक्टर ए, ठीक है भाई, इसे नोट करेंगे। तथा वेक्टर बी 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त, आपको यह पता होना चाहिए कि दो वेक्टरों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। मैंने कहा आपको यह पता होना चाहिए कि दो वेक्टरों के बीच का कोण, ठीक है, ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए सूत्र क्या होता है। तो मैं सूत्र लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि cos थीटा इक्वल, यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के रूप में सूत्र लिख देते हैं। वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, क्लियर, इसका मापांक अपान में इसका मापांक। ओके, तो दो वेक्टरों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए यह सूत्र होता है। अब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान रखेंगे। वेक्टर ए का मान क्लियर, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं अदिश गुणन। वेक्टर बी का मान -2j कैप प्लस k कैप। ओके, इसका मापांक आएगा बट्टे में इसका मापांक और इसका मापांक। ओके, मेरे प्यारे दोस्त, दो वेक्टरों के बीच जब हम, मैंने कहा दो सदिशों के बीच या हम कहें दो वेक्टरों के बीच जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, ठीक है, के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी अदिश गुणन करते हैं। तो यहां पर आई कैप प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, जे कैप का जे कैप के साथ प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 एकम 2 प्लस 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 3 एकम 3, क्लियर, बट्टे। इसका हम मापांक निकालेंगे तो रूट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। तो आई कैप के गुणांक का वर्ग 2 की पावर 2 प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग, ठीक है, 1 की पावर 2 प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग 3 की पावर 2। ओके, अब यहां पर इसका मापांक निकालेंगे तो रूट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई कैप के गुणांक का वर्ग 3 की पावर 2 प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग -2 होल पावर 2, ठीक है भाई। अब यहां पर प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग 1 की पावर 2। ओके, अब हम सरल करेंगे तो cos थीटा इक्वल यानी बराबर, तो यहां पर 9 प्लस का 6 प्लस का 3 9 और माइनस का 2 7 बचेगा, 4 1 9 9 4 1। ओके, तो यहां पर cos थीटा बराबर 7 बट्टे यहां पर 10, ठीक है, 10 4 14, 10 और 4 14, ठीक है। तो ये दोनों रूट में हैं, तो दोनों को मैं एक साथ रूट के अंदर लिख सकता हूं। अब एक बाहर आएगा, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं।
7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 1/2 कॉस कितने का मान होता है? कॉस 60 का मान होता है। तो यहां पर कंपेयर करेंगे, तुलना में सेम राशि छूट जाती है, कॉस से कॉस छूट जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था, ठीक है भाई, कि इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही मेरे को सिद्ध करके देना था। आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा। अब प्रश्न तीसरे को हल करेंगे। फलन f(x) का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो इस फलन का मेरे को उच्चिष्ट मान ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। दिया गया फलन, ओके, f(x) इक्वल sin x प्लस cos x। आई होप समझ आया होगा, ओके। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपको प्रश्न में, मैंने कहा आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपको प्रश्न में उच्चिष्ट या निम्निष्ट मिल जाता है तो हम अवकलन 2 बार करते हैं। कितनी बार? 2 बार अवकलन करते हैं। अब हम करेंगे 2 बार अवकलन किसके सापेक्ष? फलन में चर राशि क्या है? x। तो x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे, ओके। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको प्रश्न में उच्चिष्ट या निम्निष्ट मिल जाता है तो अवकलन 2 बार होता है। तो यहां पर फलन में चर राशि x है, तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इस लाइन का मतलब होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर, d/dx लेने पर, ओके। अब हम अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे f(x) का। तो f सिंगल डैश x, इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद का हम अवकलन करेंगे। तो साइन का अवकलन cos और cos का अवकलन माइनस साइन, ओके। तो f सिंगल डैश x बराबर cos x प्लस माइनस माइनस साइन x। अब हम पुनः करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ओके। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैंने लिखा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी पुनः दोनों ओर d/dx लेने पर। इसे नोट करेंगे f सिंगल डैश x। अब हम इधर लेंगे d/dx, ओके। तो मैंने दोनों तरफ d/dx ले लिया। इधर करेंगे अवकलन, तो f डबल डैश x, डबल डैश आएगा। इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो cos का माइनस साइन का cos, ओके। अब हम लिखेंगे फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए।
ओके, तो मैंने लिखा फलन f(x) के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए। आई होप समझ आया होगा। इसके लिए कंडीशन होती है कि जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो एक बार अवकलन कहां पर हुआ है, ठीक है, f सिंगल डैश x, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, f सिंगल डैश x। ओके, अब इसका मान रखेंगे, क्लियर। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन x, ओके, कॉस x, ओके, राइट एम्प्लाइज। इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा कॉस x। ओके, अब कॉस को हम इधर लाएंगे तो ये बट्टे में आएगा क्योंकि गुणा में है। ओके, अब ये tan x हो जाएगा 1, यानी 1 tan कितने का मान होता है, π/4 का, यानी 45 डिग्री का। ओके, तो लिखेंगे tan x बराबर tan π/4। मैंने कहा 1 tan कितने का मान होता है, π/4 का। ओके, तो यहां पर tan से tan छूट जाएगा, x बराबर π/4। क्लियर। अब हम चेक करेंगे, ठीक है, x बराबर π/4 पर जो फलन है वो उच्चिष्ट है या नहीं है। अगर फलन इस मान पर उच्चिष्ट है तो हम फलन का उच्चिष्ट मान निकाल सकते हैं, अगर फलन उच्चिष्ट नहीं है तो उच्चिष्ट मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो फलन है वो उच्चिष्ट है या नहीं। तो इस पर चेक करेंगे, x बराबर π/4 पर यह मान हम किस में रखेंगे, जो 2 बार अवकलन होता है, ठीक है, f'(x) में रखेंगे। सबसे पहले इसे नोट कर लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले इसे नोट कर लेते हैं। f'(x) बराबर माइनस साइन x माइनस कॉस x। अब हम x का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे π/4। ओके, माइनस, अब साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। ओके, तो यहां पर लासा लेंगे, क्या आएगा, √2, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2/√2। इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम रूट में 2 जगह लिख सकते हैं, /√2। आई होप समझ आया होगा। तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो मेरा बचेगा -√2। ओके, -√2 बचा है, ये 0 से छोटा है यानी 0 बड़ा है। कहने का मतलब यह है कि x बराबर π/4 पर जो फलन है वो उच्चिष्ट है, तो हम उच्चिष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। फलन उच्चिष्ट है, ठीक है। अब हम उच्चिष्ट मान निकालेंगे फलन का। तो लिखेंगे अब x बराबर π/4 पर, ओके, तो मैंने लिखा अब x बराबर π/4 पर फलन f(x) का उच्चिष्ट मान, ओके, तो इसे नोट करेंगे।
फलन में हम x का मान रखेंगे। तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। अब हम लासा लेंगे तो लासा आएगा √2। हर समान है तो अंश में जो लिखा हुआ है उसे हम नोट करेंगे। क्लियर, लासा लिया तो √2 आया। हर समान है तो जो अंश में लिखा हुआ उसे हम डायरेक्ट नोट करेंगे 1 + 1 यानी 1 + 1। ओके, इसे हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं। एक रूट से एक रूट कट जाएगा तो √2 बचेगा। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर मेरा तीसरा कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। अवकल समीकरण, यहां पर जो अवकल समीकरण दिया हुआ है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करके देना है। जबकि y = 1 तथा x = 0 है। तो सबसे पहले इस अवकल समीकरण को नोट कर लेते हैं। दिया गया अवकल समीकरण, तो नोट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस अवकल समीकरण को नोट कर लिया। dy/dx = -4xy²। ओके, अब हम चरों को पृथक करेंगे। x वाले चर अलग, y वाले चर अलग। ओके, तो मैंने लिखा चरों को पृथक करने पर इसमें y फंसा हुआ है, y² है तो इसको हम इधर लाएंगे तो y² बट्टे में आएगा। -4x dx को हम इधर लाएंगे। क्लियर, तो x वाले चर अलग, y वाले चर अलग करेंगे। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस की या माइनस में जाएगी। ओके, अब हम दोनों ओर समाकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, यानी दोनों ओर समाकलन का सिंबल लेंगे। -4 को बाहर निकालेंगे क्योंकि 4 अचर राशि है। ओके, अब हम समाकलन करेंगे तो इधर चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में हम एक घात जोड़ेंगे और अचर घात नीचे बट्टे में लिखेंगे। अब ये अचर घात नीचे लिखेंगे। क्लियर, -4। अब इसका करेंगे, x की घात 1 है यानी चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में एक घात जोड़ेगी और अचर घात नीचे आएगी बट्टे में, प्लस समाकलन अचर c। ओके, मैंने कहा प्लस समाकलन अचर c यानी समाकलन नियतांक, माइनस का 1 बचेगा। क्लियर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस घात को नीचे लाएंगे तो ये घात प्लस में आएगी, माइनस की है। ठीक है, माइनस का 2, -2 बचेगा, x की घात 2 और प्लस c। क्लियर, इसे डालेंगे हम समीकरण 1। ये अवकल समीकरण का व्यापक हल है। अवकल समीकरण के व्यापक हल में समाकलन अचर होते हैं यानी समाकलन नियतांक, लेकिन अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में समाकलन अचर नहीं होते हैं। ठीक है,
आई होप समझ आया होगा। तो मैंने लिखा अवकल समीकरण का व्यापक हल, ये व्यापक हल है, ठीक है। विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे क्योंकि इसने कहा कि अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे आगे हम समीकरण 1 में x बराबर 0, y बराबर 1 रखने पर, ओके। तो मैंने लिखा समीकरण 1 में x बराबर 0, y बराबर 1 रखने पर। अब समीकरण, ठीक है, 1 में x y के मान रखेंगे, y का मान 1 माइनस 2, x का मान 0 प्लस c, ओके। तो माइनस का 1 बराबर c बराबर माइनस का 1 आया, यानी c का मान आया माइनस का 1, ठीक है। अब c का मान इसमें रखेंगे, इस समीकरण 1 में, ओके। तो लिखेंगे अब c बराबर माइनस 1 समीकरण 1 में रखने पर, ओके, इसमें रखेंगे मान। तो माइनस का 1 प्लस है, ठीक है, यहां पर है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों पदों से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डेट इम्प्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं 1 बट्टे, इसको हम इधर लाएंगे तो ये बट्टे में आएगा, ठीक है भाई। y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, ओके। तो प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।